हेलो ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम उसमें डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हेल्पफुल होती हैं मूवमेंट कराने के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज उसमें हम देख रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में। उसको ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे डिफ्यूजन की। दूसरा हम देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में देखेंगे। ऑस्मोसिस के अंडर में हम देखेंगे टॉनिसिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मोलिसिस के बारे में देखेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि जो डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है इट ऑलवेज अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरी चीज होती है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होता है? जब हम बात करते हैं मूवमेंट की तो हमें पता होना चाहिए जो मॉलिक्यूल्स का या आयंस का जो भी मूवमेंट है वो किसके द्वारा शो होता है, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू होता है। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए। अब अगर किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो फास्टर मूव करेगा, अगर लेस है तो स्लो मूव करेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो हमें पता होना चाहिए कि द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल ऑन द टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन। जब हम किसी एक मेम्ब्रेन को कंसीडर करते हैं और हम देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन के बोथ साइड का कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के एक साइड ज्यादा है और दूसरी तरफ कैसा है, कम है, तो मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होगा, जहां ज्यादा होगा वहां से लेस की तरफ मूवमेंट शो होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके डिफिनेशन को डिफाइन करें किसके, डिफ्यूजन की, तो हम क्या कहेंगे, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल आयन along the concentration gradient with और without semi permeable membrane। ठीक है, ये हो गई हमारे डेफिनेशन की बात। अब यहाँ पर जो सेमी परमेबल टर्म है जो मेम्ब्रेन के लिए यूज किया गया है, ये यहाँ पर कंडीशन हमेशा मैंडेटरी नहीं होती है, मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पर कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो ही। ठीक है, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दोनों ही केसेस में डिफ्यूजन प्रोसेस जो होगी वो परफॉर्म होगी। एक चीज और है, मैंने यहाँ मेंशन किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो कैसी दी गई। जैसे कि गैसेस मॉलिक्यूल जो होंगे उनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल होंगे वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। उसमें पीछे जब हम जाए लिक्विड मॉलिक्यूल की तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा लेसर डाउन हो जाएगी। अरेंजमेंट जो होगा लिक्विड मॉलिक्यूल में वो थोड़ा और कम्पैक्ट होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल में नेग्लिजिबल होगा या बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे डिफ्यूजन की बात। एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है डाई का। डाई अगर हमने यहाँ पर एक कॉर्नर में प्लेस की और इसका जब हम वाटर ऐड करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल में डिफ्यूजन है किसका, डाई के जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसा होगा, स्लोली मूव करेगा। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, इसका ज्यादा है, डाई में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये कहाँ की तरफ मूव करेंगे, जहां पर कंसंट्रेशन कम है, तो ये मूव कर जाएंगे कहाँ, जो बीकर में हमारे वाटर लिया है। तो हम देखेंगे डाई के मॉलिक्यूल है क्या, तो स्लोली क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे और वाटर आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर डाई जहां प्रेजेंट है वहां पर कंसंट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा। जब मूवमेंट शो करेगा तो यहाँ पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, दैट्स वाई द पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखें, अगर हम कोई परफ्यूम की बोतल अगर किसी रूम के कॉर्नर में ओपन करते हैं या स्प्रे करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सारे रूम में जो उसकी स्मेल है वो क्या होगी या फ्रेग्रेंस है जो फैल जाएगी। तो क्या हुआ,
जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस मॉलिक्यूल, वो क्या हुए हमारे, डिफ्यूज हो गए एयर में, फास्टर हो गए वहां पर, ठीक है। जब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ऐसे मतलब कौन सी चीजें हैं जो कि डिफ्यूजन की प्रोसेस को या तो बढ़ा सकती हैं और या तो घटा सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो हम क्या देखते हैं, जब हम किसी चीज को हीट करेंगे या उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, हीट अप हो जाएंगे और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, तो जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो बढ़ जाएंगे और वो फास्टर रेट से क्या होंगे, डिफ्यूज करने लगेंगे, ठीक है। दूसरी बात जब हम करते हैं डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हमने लिया है ये वाटर है, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसमें से क्या होगा, जो सोल्यूट पार्टिकल हैं उनका मूवमेंट क्या होगा, स्मूथली नहीं होगा, मतलब उसके रास्ते में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। अगर ज्यादा डेंसिटी है किसकी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो मूव डिफ्यूजन का रेट कैसा होगा, लो होगा। तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर बढ़ा डिफ्यूजन बढ़ा, डेंसिटी सॉल्वेंट की बढ़ी तो डिफ्यूजन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, जब हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट शो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा से कम की तरफ ही शो होगा डिफ्यूजन का प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप में जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो हम क्या देखते हैं, बेसिक डिफरेंस जो होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में वो होता है, एक तो होता है कि जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का ये हमेशा किस में होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वही शो करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर ही प्रेजेंट होती है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, तभी प्रोसेस जो होगी ऑस्मोसिस की वो क्या होगी, परफॉर्म होगी, ठीक है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये भी होता है, ठीक है। अकरेंस लिक्विड मीडियम ओनली, ये केवल लिक्विड मीडियम में होगा क्या, ऑस्मोसिस। जब हम देखते हैं इस डायग्राम में तो हम क्या देखते हैं, एक तरफ क्या है, सॉल्यूशन ए है, दूसरी तरफ क्या है, सॉल्यूशन बी है। इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो कैसे हैं, कम है, मतलब यहाँ पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है हमारा, कम है। और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है या सॉल्यूशन जो बी है लेस है एज कंपेयर टू द सोल्यूट मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो कैसे हैं, ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन किधर ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन हमारा सॉल्यूशन बी की तरफ ज्यादा हो गया, किस चीज का, हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल का। तो इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो मूवमेंट है वाटर का, क्योंकि ये किसके थ्रू हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो रहा है, किस मूवमेंट हो रहा है, तो सॉल्वेंट क्या है हमारा यहाँ पर, हमारा वाटर है। हम जब किसी बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है इट इज ऑलवेज वाटर, ठीक है। हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम हमेशा बायोलॉजिकल सिस्टम में वाटर ही सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं क्योंकि यही होता है। तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, अलोंग, यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है दे विल मूव towards the solution B to maintain the equilibrium along the semi permeable membrane। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन मैंने शो की है ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज ऑलवेज सेमी परमेबल, ठीक है। जब हम सेल वॉल की बात करते हैं इट इज नॉट सेमी परमेबल। ये हो गया इसमें, ठीक है। लिक्विड मीडियम में ही होता है। जो लाइफ प्रोसेसेस प्लांट में होती हैं, एब्जॉर्प्शन वगैरह, ये भी किसके थ्रू हो रही है, हमारी ऑस्मोसिस के ही थ्रू हो रही हैं। ऑस्मोसिस में ही जब हम टॉनिसिटी की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, व्हाट इज टॉनिसिटी। टॉनिसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए
पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होता है किसी भी सेल के सराउंडिंग में, ठीक है, वो उसको हम किसके टर्म में डिफाइन करते हैं? टॉनिसिटी के। मतलब कोई भी सेल है उसके सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये टॉनिसिटी बताएगा इसकी। अब टॉनिसिटी होता क्या है, ठीक है ना? टॉनिसिटी इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, या टेंशन ऑफ सॉल्यूशन डेवलप्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन इट, ठीक है। मतलब जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने लिया है दैट इज वाटर, इसमें कंसंट्रेशन सोल्यूट पार्टिकल का कितना है, दैट मीन्स अगर सोल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपर मीन्स ज्यादा। अगर उसी सॉल्यूशन में सोल्यूट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम रहेगा तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है? कम है, तो हम क्या करेंगे? लेस के लिए क्या टर्म यूज करेंगे? हाइपो। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? हाइपोटोनिक। जब कंसंट्रेशन जो मेंटेन रहेगा, जब हम उस कंडीशन में हम आइसोटोनिक कंडीशन को कहते हैं। अब हम अगर स्पेसिफिकली अलग अलग टर्म्स को डिफाइन करके देखें तो हम क्या देखेंगे कि जो पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें हम देखते हैं मीडियम अराउंड द सेल हैज मोर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। ये एग्जांपल अगर हम देखें जो कि शो कर रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें हम क्या देखते हैं? कोई भी एक सेल है, हमने इसको सबमर्ज कर दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगी सेल? सेल का साइज जो है इट विल इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों हुआ? साइज इंक्रीज हो गया क्योंकि हाइपोटोनिक कंडीशन थी, मतलब सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन था किसमें? हमेशा सॉल्वेंट में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम था। तो यहां पर क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे? अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, तो सेल क्या हो जाएगी? हमारी फूल जाएगी, या साइज में जो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इसको हाइपोटोनिक कंडीशन। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं कि सोल्यूट मॉलिक्यूल जो वाटर में प्रेजेंट हैं, तो हम क्या देखते हैं? जब हम किसी का रेफरेंस लेना पड़ता है हमें, जैसे हम सेल का रेफरेंस ले रहे हैं उस जो हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्वेंट है उससे, तो उस सेल में सोल्यूट मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन में जो हमारी सेल जो हमने डाली हुई है उसमें कैसा मतलब रिएक्शन आएगा। तो ये जो सेल है इसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा? यहाँ पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा? यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे? सेल के अंदर आएंगे, तो वहां का सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो सेल का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा और इट विल बिकम टर्जिड। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने सेल को डाला, यहाँ पर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन था ये बराबर था किसके? जो ये सॉल्वेंट हमने लिया है उसमें, वाटर है जो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? सेल में ना तो इनवर्ड मूवमेंट होगा ना तो आउटवर्ड मूवमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। मूवमेंट कंटिन्यूअसली अंदर बाहर होता रहेगा, तो जो सेल का साइज है वो अफेक्ट नहीं होगा। सेल साइज विल नॉट बी अफेक्टेड। यही जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? जो हाइपर मीन्स ज्यादा, टोनिसिटी हम किस में बात कर रहे थे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब सॉल्वेंट जो है यहाँ पर इस सॉल्वेंट में जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है वो क्या है? ज्यादा है। अब सोल्यूट मॉलिक्यूल जब ज्यादा हैं तो यहाँ का कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए क्या होगा? ये सेल है जो, इससे क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। जो हमारा सॉल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है उसमें आएगा, जिससे कि क्या हो सके? वहां सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो सके? डिक्रीज हो सके। तो जब सेल से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? सेल जो होगी श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, अपने साइज से डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कंडीशन थी हमारी किसकी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हम बेस्ट एग्जांपल देखें, अगर हम अपनी आरबीसी को जब कंसीडर करते हैं, आरबीसी का हम देखते हैं कि अगर हम अपनी आरबीसी को बाहर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, दे विल रिमेन इन द नॉर्मल साइज, ठीक है। और ये जो आइसोटोनिक कंडीशन मेंटेन होती है, इसके लिए जरूरी क्या होता है कि जब हम आरबीसी का देखते हैं, मेमिलियन आरबीसी सेल्स का, तो इसमें 0.9% जो NaCl है और 5% ग्लूकोज सोल्यूशन है, ये होता है किसके, आइसोटोनिक होता है आरबीसी के लिए। तभी हम जब कोई भी इंजेक्शन लेते हैं अपनी बॉडी फ्लूइड में, तो उसकी टोनिसिटी किससे मेंटेन होनी चाहिए, आइसोटोनिक होनी चाहिए हमारे बॉडी फ्लूइड की, और जो हम ड्रग ले रहे हैं या जो भी हम इंजेक्शन ले रहे हैं उसकी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज हमने टोनिसिटी के बारे में पढ़ लिया और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस के बारे में। प्लाज्मोलिसिस के बारे में जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब किसी भी लिविंग प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, ये जो लिविंग प्लांट सेल होगी वो वाटर का लॉस कर देगी, ठीक है, जो सेल होगी खुद से वाटर का लॉस कर देगी। मतलब ये वाटर कहाँ मूव कर गया, जो भी हमारा सॉल्वेंट है या जो हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है उसमें मूव कर जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारा सेल होगा वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जो सेल है, हम इसमें प्लाज्मोलिसिस की बात कर रहे हैं, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका लिसिस हो रहा है, या फिर हम कहें कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द इनर साइड अवे फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें, ये हमारी सेल वॉल है और ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ डबल मेम्ब्रेन बनाई है मैंने। ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है जो भी है। जब हम नॉर्मल सेल का डायग्राम हम ये पढ़ते हैं, लेकिन जब हम प्लाज्मोलाइज सेल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो ये जो सारा कंटेंट था ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया और कहाँ पर आ गया, सेंटर पर आ गया, छोटा हो गया। और इसका सेल का जो सारा वाटर मॉलिक्यूल था, वैक्यूल में जो सेल सेप था वो क्या हो जाएगा, इट विल कम्स आउट। अब ये बाहर आके कहाँ जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें, ठीक है, यहाँ पर टोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिसिस हो गया या श्रिंकेज हो गया। अच्छा, जब हम स्टेज हम देखते हैं प्लाज्मोलिसिस की, तो ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक वो स्टेप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। अब ये लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, इस कंडीशन में जो ये हमारा सेल वॉल जो होती है, इससे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू करती है तो इनिशियल स्टेज में ये कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, थोड़ा सा निकलेगी, मतलब सेल वॉल से अटैच रहती है जो, तो थोड़ा सा श्रिंकेज होगा। दूसरी स्टेप जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं इसमें, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कंडीशन वो हो जाती है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी, ये क्या होगी, पैचेस में कहीं कहीं अटैच रह जाएगी और कहीं कहीं से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। मतलब ज्यादा एरिया वो रहेगा जहां से डिटैच हो जाएगी, कुछ पोर्शन ही क्या रहेगा, अटैच बचेगा सेल वॉल से। वो कौन सी कंडीशन हो गई, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। थर्ड स्टेज जो होती है प्लाज्मोलिसिस की, वो होती है हमारी एविडेंट। एविडेंट प्लाज्मोलिसिस जिसकी हम बात करते हैं, इसमें ये जो कंडीशन शो मैंने की है ये कौन सी है, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। इसमें क्या होता है, सारा कंटेंट जो है श्रिंक होकर क्या आ जाता है, हमारा सेंटर में आ जाता है। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस की हो गई, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो गई प्लाज्मोलिसिस की बात। अब अगर हम देखें इसमें, जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था तब तो ठीक था। अब अगर इसी सेल को हम सपोज कीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन है वहां पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो बाहर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, अंदर की तरफ आना मूव करेगा। तो सेल का साइज क्या होगा, जनरली इंक्रीज होगा, बिकॉज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर होगा ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करेगा, प्लांट सेल जो है वो रिसीव कर लेगी। लेकिन इस कंडीशन में ये सेल क्या होगी, बस्ट नहीं होगी, इसका सेल साइज इंक्रीज होने के बाद भी। ऐसा क्यों,
क्योंकि जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल जो होती हैं वो किससे सराउंडेड होती है, उसमें क्या रहता है, प्लांट सेल आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द सेल वॉल। सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं प्लांट सेल जो कवर्ड है सेल वॉल से, जो कि थिक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रिवेंट करती है सेल को बस्ट होने से, जब अगर यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्लाज्मोलिसिस के बारे में। इसमें हमने सारी चीजें देख ली, प्लाज्मोलिसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लिया हमने, और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया, टर्निसिटी के बारे में पढ़ लिया। ये हमारी फिजिकल लाइफ प्रोसेसेस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके फंक्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।